तो अब हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, पीके मिश्रा, जो कि पूर्व डीजी है बीएसएफ के। सबसे पहले पीके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो पीके मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के अवसर की। नमस्कार सुरभि, जय हिंद जी। पीके मिश्रा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? क्या गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आज तो आप? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ सुरभि, ये जो 72वां गणतंत्र दिवस है, ये कुछ अजीब सा है। ये हमारा 1952, 1953 और 1966 ये 3 बार में हमारा कोई चीफ गेस्ट नहीं थे और इस बार भी चीफ गेस्ट नहीं है, क्योंकि बोरिस जॉनसन था, उन्होंने कोरोना के लिए नहीं आ सके। लेकिन इस बार जो स्पेशलिटी है उसमें देखने को मिलेगा कि राफेल के परेड, राफेल शामिल हुआ है। और एक बड़ी चीज है जी पीके जी, इस बार शामिल किया गया परेड में। और इस बार शिंजो आबे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, उनको पद्म विभूषण में सम्मानित किया जाएगा। और उसका नेगेटिव साइड में एक चीज बताना चाहता हूँ, इस बार ऐसा गणतंत्र दिवस है जबकि ट्रैक्टर रैलियां भी दिल्ली के चारों तरफ चलेगा, किसान आंदोलन का ट्रैक्टर रैली। ये कुछ अजीब सा है, लेकिन हम गौरवान्वित। वैसे पीके जी, ये भी देखा जा सकता है कि आज के दिन तो पीएम मोदी ने भी सबको बधाइयां दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाइयां दी, गृह मंत्री, क्योंकि ये सिलसिला लगातार अब भी जारी है। तो सबसे पहले तो आप जरा ये बताइए कि आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप सैन्य ताकतों से हमेशा से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आप देशवासियों को कैसे बधाई देंगे और आज के दिन की कैसे याद दिलाएंगे कि संविधान जब लागू किया गया था उसके बाद से सैन्य ताकतों को मजबूत करने पर काम किया गया। पीके मिश्रा जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं सुन सकता हूं जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जरा आप अपने अंदाज में एक बार जोश के साथ आप देशवासियों को कैसे बधाई देंगे, एक बार मैं आपसे वो पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल, पहले तो मैं शुरू करता हूं जय हिंद से। इस बार जो है गणतंत्र दिवस कुछ अजीब सा है। इसमें हम गौरवान्वित इसलिए महसूस करते हैं कि हमारा आकाश में राजपथ के ऊपर राफेल चलेगा। राफेल जो है अभी एलएसी में चाइना को मात देने के लिए नंबर 1 जो है हमारा सैन्य बल जो है उसका पराक्रम देखने को मिलेगा। और इस बार ऐसा है कि चाइना के सामने, और बेशक टर्की भी पाकिस्तान के साथ है और वो कश्मीर में उपद्रव मचाना चाहते हैं, लेकिन हमारा राफेल का डिप्लॉयमेंट जो होगा वो उनको बिल्कुल बंद करके रखेगा। और पर्टिकुलरली हमारा कश्मीर में जो अनुप्रवेशकारी आते हैं उनको मार दिया गया है। लास्ट ईयर कम से कम 200 से ऊपर पाकिस्तान का अनुजिहादी जो उनको मार दिया गया है। और इस बार जो है शिंजो आबे, जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर जापान, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार जो है 72वां गणतंत्र दिवस, इसमें बांग्लादेश आर्मी का जो सैन्य बैंड वो भी शामिल किया गया है। और कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऊपर हमारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए परेड को अरेंज किया गया है। और बच्चे जो है 15 साल तक बच्चों को वहां पर आने का अनुमति नहीं दिया गया है। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान ट्रैक्टर रैली भी चलेगा। लेकिन जो हमारा सैन्य बल है, जो हमारा राफेल है, और पर्टिकुलर लद्दाख जो झांकियां है, जो झांकियां लद्दाख का होगा, ये पहले बार इसको देखने मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि भारत का जो सैन्य बल है और सैन्य का दक्षता है, ये पूरा देश, पूरा विश्व इसको देखेगा। पर्टिकुलरली मैं चाहता हूं कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान, ये तीनों इसको देखे कि इंडिया कहां पर है और इंडिया उनसे कम नहीं है। बेशक चाइना के साथ पाकिस्तान और टर्की इकट्ठा मिल करके हमको फेस करते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, लेकिन एलएसी में चाइना को धोखा मिल चुका है। और हमारा देश जो है, हमारा बिहार रेजिमेंट के जो सैन्य थे, उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके हैं हम चाइना से कमी नहीं है। और चाइना को देखना पड़ेगा कि एलएसी में अनुप्रवेश नहीं कर सकते जी। पीके जी, तो अभी जैसे आपने चाइना की बात की है, तो जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हमारे सैन्य ताकतों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, और आप चाइना को किस तरीके से चेतावनी देना चाहेंगे कि वो संभल जाए? अगर वो नहीं संभले तो भारत में भी इतनी दम है कि वो उनको सबक सिखा सकते हैं।
चाइना को पूरी पता है कि 1962 का भारत ये नहीं है, अभी 2021 का भारत हो गया है। और यहाँ पर मोदी जी बैठे हैं जो कि नंबर 1 पर्सन वर्ल्ड के हैं। और हमारा जो सैन्य का दक्षता है ये ऑलरेडी गलवान वैली में उन्होंने देख चुके हैं कि उनका 40 सैन्य जो उनको मारा गया था। अभी भी जो है 23 तारीख को जो उन्होंने उनके साथ मुठभेड़ हुआ था उसमें भी पीएससी का काफी सैनिक जो है वो इंजर्ड हुए हैं। वो टाइम चला गया वहां पर चाइना का 1962 का सोचने के लिए वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडिया का आर्मी, इंडिया का डिफेंस, इंडिया का एयरफोर्स ये किसी से कम नहीं है और चाइना से भी कम नहीं है। राफेल का डिप्लॉयमेंट होने के बाद और हमारा जो डिप्लॉयमेंट गलवान वैली में और वहां पर जो है एलएसी के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उसमें चाइना को डर लग चुका है। और माउंटेनियस टेरेन में जो डिप्लॉयमेंट ठीक है पीके जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक मिनट में पीके जी मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच में आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ एजीपी जैरी जी भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल है वो। सबसे पहले तो सर जय हिंद आपको न्यूज़ 1 इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। जय हिंद जी एजीपी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आज आप कैसा महसूस करें, क्योंकि आज तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 72वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं जी। और इसी के साथ जो हमारे वीर शहीद जो कि के हमारी आजादी से पहले और आजादी के बाद जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपनी जान की आहुति दी है, उनको आज मैं नमन और सलाम करना चाहता हूँ। और आज बड़े गर्व का दिन है कि 72 साल हो गए हैं हमारे देश की आजादी को। हम लोगों ने बहुत उन्नतियां की हैं, किस गरीबी से, किस जगह से, कहां गुलामी से आज हम एक विश्व में एक मानवीय ताकत और मानववाद देश के पूरी दुनिया कुमार से है। तो आज के दिन हमको सबको गर्व करना चाहिए जी। लेकिन इसको कहने के बाद इतना जरूर कहूंगा कि साल में सिर्फ 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त ही हमको इस गर्व के दिन नहीं होने चाहिए जी। हमारे लिए 365 दिन पूरा साल गर्व का होना चाहिए। हर एक भारतवासी को अपना योगदान देकर किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, कहीं भी हो, मेडिकल में हो, उसको अपना जितना ज्यादा से ज्यादा देश प्रथम वाले भाव से अपना काम करके हमें चैन की नींद सोने की क्षमता होनी चाहिए। जी। तो जैनी जी, आपके तरफ से वो संदेश भी मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी। आप किस तरीके से वो संदेश जारी करना चाहेंगे कि लोग एक जगह एकजुटता दिखाते हुए पूरे भारत में एक साथ डटे रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो उपद्रवी होते हैं वो लोगों के बीच में तरह तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और जो गतिविधियां होती है, जो बुरी तरीके की गतिविधियां, वो उसमें लिप्त हो जाते हैं। जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या संदेश जारी करना चाहेंगे? देखिए, जितनी आबादी हमारे देश में है 135 करोड़ की, जितने किस्म के धर्म, जितने किस्म की भाषाएं, जितने किस्म के पहनावा, लिबास, एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, हर किस्म का देश हमारा है। उसमें आप देखिए कितने प्रांत, कितने लोग, कितने रिलीजन, कितने भाषाएं, कितने मजहब, कितना अलग अलग देश है। तो हमको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहना तो बहुत आसान है क्योंकि आजकल के दिन में आपके टीवी के माध्यम से और ये सोशल मीडिया और फिल्मों और बाकी जो एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, हर एक आदमी का अपना विचार है, हर एक आदमी का अपना ख्याल है, हर एक आदमी का अपना दिमाग है। तो इसलिए वाद विवाद तो होगा, वाद विवाद से हमको नहीं डरना चाहिए। वाद विवाद तो अच्छी बात है, वाद विवाद से ही जो है ख्याल आते हैं, विचार आते हैं और उसमें विचार विमर्श करके हमको ये देख सकते हैं कि भाई इसमें से कौन सा अच्छा है हमारे देश के लिए। लेकिन इतना कहने के बाद ये जरूर कहूंगा कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें होती है वहां पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। वहां पे पूरा देश
बिना किसी पॉलिटिकल लीनिंग्स के, बिना किसी पर्सनल विचारों के पूरा देश को एकदम मुट्ठी बंद ताकत पोल के माफिक खड़ा होना चाहिए, ताकि दुश्मनों को एक सिग्नल मिले कि ये भारत जो है अपना नेशनल सिक्योरिटी, अपना देश की सुरक्षा की बात जब होती है तो पूरा एक होकर, एक आवाज में, एक बंदूक से, एक लड़ाई लड़ने के लिए जीत के हासिल निश्चय कर अपनी जीत करूं। जी जैनी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीएसएफ से पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं पीके मिश्रा जी। पीके मिश्रा जी, आपसे मैं कोई ऐसी वो घड़ी जानना चाहूंगी जिस वक्त आप जो सैन्य ताकतों के साथ जुड़े रहे थे, जब आप बीएसएफ में काम कर रहे थे, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जो आपको हमेशा पूरे जीवन के लिए याद रहा हो, ऐसा कोई महत्व और एक अहम पल? मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो हरकत लांसर, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में वहां पर पूरे कश्मीर में अनंतनाग में डिप्लॉयड था, उसका नाम था अबू गाजी एलियास पीर बाबा। और उसके साथ हमारा जो 13 फॉरेनर्स को एब्डक्ट किए थे, अल फरहान का चीफ मसीम, ये लोग जो हैं कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे। और एक ही ऑपरेशन में इनका इंटेलिजेंस डोभाल जी से हमको मिला था और हम ये ऑपरेशन किए थे। और उसमें अबू गाजी एलियास पीर बाबा उसको मार दिया गया और मसीह जो 13 फॉरेनर्स को एब्डक्ट किया था उसको पकड़ा गया था, और उनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर था उसको भी गोली मार करके उसको इंजोर किया गया था। ये सबसे बड़ा मिलिटेंट जो पाकिस्तान का है अबू गाजी, उसको हम मारे थे, मेरे को याद है। उनके साथ तकरीबन 125 से 150 तक उनका बल था, उनका वेपन्स और उनका जो जिहादीस उनके साथ थे। लेकिन ये सब उसको छोड़ के भाग गए जब हमने उनके ऊपर अटैक किया और उसको मार गिराया। पाकिस्तान 3 दिन के बाद उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ उनका अबू गाजी। बिल्कुल बिल्कुल पीके जी, इसी वजह से कहा जाता है कि जो भारतीय सैनिक बल होते हैं वो कितने ताकतवर होते हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया भारत का लोहा हमेशा से मानती आई है। एक बार फिर से जानी जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी और आपसे भी कोई ऐसा वक्त, वो पल मैं जानना चाहूंगी जो आपके लिए बेहद यादगार रहा हो। सबसे ज्यादा यादगार पल तो मेरे को जब हमने पंजाब में आतंकवाद लड़ा था जी 1991 से लेके 93 तक, जबकि के वहां पर मिलिटेंसी जो थी बड़े चरम स्थल पर थी, बहुत ही मतलब पूरे पंजाब में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन मिलिटेंट्स को ट्रेन करके हथियारों के साथ भेजकर भारत के पंजाब वाले प्रांत में आतंक फैलाना। घर घर के लोग भगोड़े हो गए थे और बहुत ही कष्ट वाला समय था देश के लिए और प्रांत के लिए। तो उस समय मैं वहां पर कमांडर था और 13 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स के में मैंने काउंटर मिलिटेंसी लड़ी। लेकिन जिस तरीके से हमने आर्मी, पुलिस, सीआरपी सब ने मिलकर और पॉलिटिकल विल के साथ में, उसमें बेअंत सिंह जी थे वहां पर चीफ मिनिस्टर, और बेअंत सिंह जी ने सिर्फ एक चीज बोली थी, कमांडर साहब बहादुर मैं ते चाहता कि तुसी ये मामला साफ कर दियो। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का हुक्म दिया था, मैं ते चाहता कि तुसी ये प्रॉब्लम नु सॉल्व कर दियो। बाकी सारा हम कमांडरों के हाथ में था। और आज देखिए कि 10 साल पुरानी मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ के ऐसा फेंका है कि आज तक दोबारा 94 के बाद जब पीस और ट्रैंक्विलिटी पंजाब में आ गई थी, दोबारा मिलिटेंसी ने पंजाब में नाम लेने का कोशिश नहीं करी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसमें कोशिश होती रहती है, लेकिन देखिए पंजाब कितना खुशहाल देश बन गया वो मिलिटेंसी खत्म होने के बाद। तो उसमें हमारे 600 से ज्यादा एनकाउंटर हुए थे। कितने एनकाउंटर में तो मैं पर्सनली वहां पे खुद सबसे आगे था। और हमने कम से कम 3000 से ज्यादा मिलिटेंट साफ किए, 4000 से ज्यादा हमने हथियार बरामद किए और 4000 से ज्यादा मिलिटेंट्स को सरेंडर कराकर उनके घरों में उनको बाइज्जत वापस कराया, ताकि कि वो देश के काम आ सके और अपना काम कर सके। तो वो था मेरा
सबसे अच्छा सर्विस का पल। जी, वैसे जैनी जी, जब ऐसा कोई वक्त आता होगा जब आप ये देखते होंगे कि युवा जो है वो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे भटक जाती है, जैसे अभी आपने बात की कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नापाक हरकत बार बार की जाती है और जो युवा पीढ़ी होती है उन्हें बरगलाना एक तरीके से बेहद आसान ऐसे लोगों के लिए हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से किस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि वो आर्मी में आए, ना कि वो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बने? देखिए, युवा पीढ़ी, हमको ये मानना पड़ेगा कि विश्व में हमारा देश जो है वो सबसे जवान देश है। 60% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो 25 और 40 साल के 35 साल के बीच की है, और अगर बाकी 20% ले तो वो 25 साल से कम वाले बच्चे हैं। खाली 10 या 15% पॉपुलेशन है जो कि 50 साल से ज्यादा हमारे जैसे बुड्ढों की लिए, तो ये सबसे जवान देश है। अब ये चीज हमको फायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। अगर हमने युवा पीढ़ी की देखभाल नहीं करी, उनको सही मार्गदर्शन नहीं किया, सही उनकी तामील एजुकेशन नहीं करी, सही उनको अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो ये एक बम बन सकता है देश के लिए, बम बन सकता है। ये विरोध कर सकते हैं, ये क्योंकि ये जवान है, इनमें ताकत है, इनमें समय है इनके पास में। तो हमको देखना ये चाहिए कि भाई किस तरीके से इनको अच्छी तामील दी जाए। अच्छी तामील देने के बाद में, अच्छी एजुकेशन देने के बाद इनके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे देश में। भटकते रहते हैं वो नौकरियों के लिए। कहने की बात है हमने 2 करोड़ नौकरी दे दी, ये दे दी, वो दे दी, और फिर ये बोलना कि जी पकौड़ा बनाना भी तो नौकरी है। पकौड़ा बनाना तो नौकरी नहीं है, वो तो ठेले पे पकौड़ा बना के चाय बेच रहा है, वो तो नौकरी नहीं है। वो तो एक अवैध तरीके से अवैध जगह पर अवैध दुकान खोल के कमा रहा है अपना रोजी रोजी के लिए। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी अपने यूथ के लिए। वैसे पीके जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा ये बताइए कि जब ये कहा जाता है कि जो बीएसएफ के जवान होते हैं उन्हें बहुत लंबा अरसा बीत जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है जब वो अपने घरों को लौटते नहीं हैं, बहुत जब लंबे समय के बाद अब जब घर जाते होंगे तो उस वक्त कैसा, वो क्या पल रहता होगा, कैसा महसूस करते होंगे आप? इतने वक्त के बाद अपने परिवार वालों से मिलना जुलना होता होगा, कितना मुश्किल दौर है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को याद है जब तंगधार बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ फायरिंग हो रहा था और वहां पर सुरंग खोदने के टाइम पर जब सुरंग पकड़ा गया, तब मैं उन जवानों से बात किया था, तो वो बोलते थे साहब हम तो 1 साल हुआ छुट्टी नहीं किए हैं, लेकिन अब बॉर्डर का सिचुएशन ऐसा है, हम जानते हैं हमारा जो लेडी वाइफ है वो हमारा बच्चों को संभाल सकते हैं, हम इस टाइम पे छुट्टी लेना ही नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और जब वो छुट्टी जाते हैं, जब उनको छुट्टी दिया जाता है, मेरे को पता है हर्ष उल्लास के साथ जाते हैं और अपना गाथा बताते हैं कि वो कैसे बॉर्डर में डट करके 24 घंटा वहां पर अपना देश को गार्ड करते हैं। आप देखिए जो जवान से वो इंटरनेशनल बॉर्डर में, और राजस्थान का जो डेजर्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और ऊपर में जो है हाई एल्टीट्यूड में जो है उन्होंने बैठे हुए हैं, वहां पर भी वो डिप्लॉयड है। जब वो अपने फैमिली के पास जाते हैं, उनके पास मेरे जैसे बहुत ही संदेश है जो उनको देना चाहते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि देखिए हम जो है हम देश के बॉर्डर में कार्यरत हैं, और हमारे जो लेडी वाइफ है वो हमारे बच्चों को बढ़ा देश के समाज में अग्रगति करने के लिए वो घर में, मैं बता दो, घर में भी डिप्लॉयड है और अपने घर को वो संभालती है। तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के, अपने वाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अपना बच्चों को संभाले। मेरे को भी पता है, हम 30 साल जो थे हमें पता नहीं था हमारा बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मेरा सैल्यूट है मेरे वाइफ को जो मेरे बच्चों को बड़ा किए, लेकिन हम कभी भी देश का काम के लिए मेरे दिमाग या हमारे जवान के दिमाग फैमिली के ऊपर नहीं जाता है, और अगर देश का काम पड़ता है वो वहीं पर डटे रहते हैं, बेशक फैमिली में कोई तकलीफ हो। लेकिन एक चीज है, कमांडर ऐसा एक आदमी होता है फोर्स में, अगर कोई जवान का कोई तकलीफ होता है अपना फैमिली में, उनको
तुरंत ही छुट्टी दिया जाता है। हम इसमें कभी भी रुकावट नहीं डालते हैं और उनके फैमिली को हम मदद करते हैं। और पर्सनल जो नियरेस्ट बटालियन होता है उनसे रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है उनके घर को, उनका तकलीफ दूर करने के लिए, बिल्कुल और पीके उसका जी। छुट्टी भी हम बढ़ाते हैं। बिल्कुल पीके जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो तीनों सैन्य बल है हमारे भारत के, और खास तौर पर उन महिलाओं को भी न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम भी सम्मान करती है, उन्हें सैल्यूट करती है, उन्हें नमन करती है कि वो ताकत को भी मानना पड़ेगा कि जब उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके अगर पति की भी बात की जाए या अगर पिता की बात की जाए, वो जब सैन्य ताकतों को और बढ़ावा देने के लिए जब वो सरहदों पर लड़ रहे होते हैं, तब ये वो महिलाएं होती हैं जो अपने घर को संभाल रही होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो बलिदान देती है। तो आप सभी को, हम सभी की तरफ से, यानी पूरी न्यूज़ वन इंडिया की टीम की तरफ से आप सभी को सलाम।